अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, आज सुबह से जिस तरह से वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि एक हैजान बरपा है, समरी आई, समरी आ चुकी है, समरी चली गई है। नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक जो चेमोगोइयाँ, जो स्पेकुलेशंस का सिलसिला आज सुबह से ही नज़र आ रहा है। पहले खबर ये चली कि जी समरी वज़ीर आज़म हाउस मौसूल हो चुकी है। उसके बाद वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने मीडिया से कहा कि इस हवाले से आर्मी चीफ के लिए समरी अभी वज़ीर आज़म को मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा 5 से 6 नाम हो सकते हैं। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोई डेडलॉक नहीं है, कोई नामों के ऊपर कोई समरी आएगी, फिर नामों के ऊपर जो है बहस तमरीज होगी या पूछा जाएगा। तो आज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम लेंगे। उसके बाद जो फैसला होगा नामों का, उस वक्त जो है सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियर्स आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई हुई। वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में और 25 नवंबर तक उन्होंने ये कहा कि तकर्रुर हो जाएगा और कोई प्रेशर नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है। जब उनसे सवाल भी किया गया, वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट से कबल फ़ौज के नए सरबराह का ऐलान करना है और इस हवाले से जो फ़ौज के 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनका नाम इस फहरिस्त में शामिल है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। इस तकर्रुरी का बहरहाल ये सबको पता है कि सारा इख्तियार वज़ीर आज़म का होता है। अलबत्ता मशावरत और जो गैर रस्मी मशावरत होती है वो आर्मी चीफ से ज़रूर की जाती है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि खबर फिर ऐसे जहाँ पर पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा हो और फिर उसमें इस अहम तैनाती को लेकर इतनी स्पेकुलेशंस की जा रही हो। हम ये देखते हैं कि जी लंदन में जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली यूरोप वेकेशन के लिए रवाना हो गए हैं। फिर पाकिस्तान में 26 तारीख का इमरान खान साहब की जानिब से ये तारीख का ऐलान किया गया है और 26 नवंबर को वो बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। सरप्राइज़ क्या होगा, इस हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज ही उनकी जमात का मशावरती इजलास भी लाहौर ज़मान पार्क में हुआ है, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बर वक्त जो है वो सबको आने की हिदायत दी जा रही है कि 26 तारीख को बर वक्त निकलना है, क्योंकि अब दिन छोटे हो चुके हैं। तो इसलिए लोग जो हैं वो जल्द अज जल्द और 25 तारीख से पहुँचने का सिलसिला, फैज़ाबाद का मकाम है जहाँ पर धरना दिया जाएगा और देने का फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। साथ साथ इंतज़ामिया को भी, चाहे रावलपिंडी इंतज़ामिया को भी दरख्वास्त दे दी गई है इंतज़ामात के हवाले से, और जो रैली का प्लान करते हैं इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी दरख्वास्त बहरहाल दे दी गई है। कुछ खबरें इस किस्म की भी सामने सरफेस कर रही हैं कि इमरान खान साहब को शायद एक लंबे अरसे के निगरां सेटअप की पेशकश की गई है। ज़राए कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। हकीकत क्या है, गुज़िश्ता रोज़ बहुत, चूँकि एक हैपनिंग एक सिनेरियो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक तस्नीम हैदर नामी शख्स जो है वो भी अचानक से नमूदार होते हैं और वो कहते हैं कि एक उनकी लंबी पुरानी एक एसोसिएशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और किस तरह से उन्होंने आके इंकशाफ किया मीडिया पर कि नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग में उनको ये टास्क असाइन किया गया कि इमरान खान साहब और अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने के हवाले से उनको ये टास्क जो है वो असाइन किया गया। तस्नीम हैदर साहब हैं कौन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उनकी इस बयान को, उनकी स्टेटमेंट को अहमियत दे रही है और क्या वो चाहेगी कि इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस का अमल जो है वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि नून लीग ऑलरेडी इवन सोशल मीडिया पे अपने आप को डिसएसोसिएट करने की कोशिश करी, ऑल्दो कि वो नासिर भट्ट साहब का भी नाम ले रहे हैं, तस्नीम हैदर साहब, और एलिगेशंस जो उनकी जानिब से आयद की जा रही है कि नासिर भट्ट साहब ने उनकी तरफ इशारा किया था और मियां नवाज शरीफ साहब को कहा था कि ये वो काम जो है सर अंजाम देंगे। सो बहरहाल कुछ इस किस्म की बातें और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू में इंटरेस्टिंग बात पब्लिक ओपिनियन के हवाले से की है। मैं चाहूँगी नाज़रीन आप भी सुने।
सो अगर जितने भी मुकदमात कर दिए जाएं, अगर पब्लिक ओपिनियन आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने बहरहाल इस बात का एतराफ़ ज़रूर किया है कि इस वक्त पब्लिक ओपिनियन साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी जमात इस बात पर एडमेंट हैं कि और मुतालबा कर रहे हैं कि उनको अर्ली इलेक्शन चाहिए, जल्द से जल्द इंतखाबात हों। स्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने अपने वीडियो मैसेज में क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसलत हो गए। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी, फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की। सो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी एटलीस्ट स्टैब्लिशमेंट रोक तो सकती थी। अब वो कौन से कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो इस किस्म का रोल जो है वो प्ले करे, और जो इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल भी नज़र आ रहा है कि वो चाहते थे कि, और वो कह रहे हैं, वो इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि स्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट रोक तो सकती थी जो उनकी हुकूमत को जिस तरह से गिराया जा रहा था। ऑल्दो कि एक जमहूरी तरीके से, जमहूरी अमल के ज़रिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनकी हुकूमत को घर भेजा गया, लेकिन वो चाहते थे कि स्टैब्लिशमेंट एक रोल प्ले करे। जिसके बाद एक इमरान खान साहब का जो बयानिया नज़र आ रहा था, एक तरफ वो अमरीकी साजिश कह रहे थे और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि, और सवाल कर रहे थे कि न्यूट्रल्स, आप न्यूट्रल कैसे हो गए हैं, और न्यूट्रल जानवर होता है, और बहुत कुछ इस किस्म की बातें कही गई अपने बयानात में, अपनी तकारीर में, जो बैक टू बैक जलसे और जिस तरह से उन्होंने एक अपनी स्ट्रैटेजी लेके चले। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब विड्रॉ कर रहे हैं अपनी उस अग्रेसिव स्टांस से, पीछे कुछ हट रहे हैं। कुछ इंप्रेशन इस तरह का आ रहा है कि इमरान खान साहब शायद अब फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा मुजाहरा कर रहे हैं और थोड़ा ज़रा एक स्टांस, एक सॉफ्ट अडॉप्ट कर रहे हैं। सो इस हवाले से, और जहाँ पर अहम तैनाती से मुताल्लिक इमरान खान साहब की जो स्टांस नज़र आता है, वो पहले तो कहते थे कि जी मेरिट पे होना चाहिए, उसके बाद फिर वो ये भी कहते थे, जो कि मौजूदा काबीना के हवाले से वो हमेशा कहते हैं कि जी 60% इसमें इनमें से उन पर केसेस हैं, और ये चोर डाकू जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, उनको बड़े इस बात पे गिले थे। और अब वो कहते हैं कि ये जी हमारा मसला नहीं है, किसी को भी आर्मी चीफ लगा दें, अब हम वेट एंड सी की पॉलिसी जो है वो हम इख्तियार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर हम उनसे ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे कि ये एक तो मामला जो है वो अभी है क्या, और जो ये जो लॉन्ग मार्च का प्लान करते हैं 26 नवंबर को, जो ये पिंडी में एक पड़ाव होगा फैज़ाबाद में के मकाम पर, तो उसमें उस हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आगे इनका प्लान है क्या, कब तक ये एक सिट इन, ये एक धरना जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और क्या वो अपने मुतालबा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। फ़ारूक साहब, पहला सवाल तो आज के आपके पार्टी के मशावरती इजलास के हवाले से, क्या डिसाइड हुआ है, क्या फैसले किए गए हैं? देखिए, फैसला बड़ा वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हम रावलपिंडी 26 तारीख को इमरान खान साहब आएंगे, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो क्राउड है वो वहाँ पर जमा होगा। और आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेंगे, बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पर होंगे, और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो मुतालबा है फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ इंतखाबात हैं। उसी के साथ साथ आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, जो आजम सवाती के ऊपर तशद्दुद हुआ, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक को मुअत्तल किया हुआ है, वो सब के ऊपर हमने 300 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दरख्वास्त जमा करवाई। इसके ऊपर भी नोटिस लिया जाना चाहिए। इमरान खान साहब की जो FIR है, वो FIR दर्ज नहीं हुई, और उसमें नामजद जो लोग हैं जिनके नाम थे, उनके ऊपर नामजद FIR नहीं हो सकी। इसके ऊपर भी जो आज हमारी जो मीटिंग है उसमें ये बात ज़ेर बहस आई है, और ये बिल्कुल बात को दोहराया गया है कि वो लोग जो कि इन जगहों के ऊपर मौजूद हैं, जिनके ऊपर कातलाना हमले का इल्ज़ाम है, उनको भी हटाया जाना चाहिए।
बट फरूख साहब, क्या वजह है कि एफआईआर का इंदराज नहीं हो सक रहा है अब तक? वफाकी हुकूमत जो है वो तो उल्टा आपसे सवाल कर रही है कि जी पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके बावजूद भी एफआईआर का इंदराज ना होना, तो फिर तो सारा मलबा आप पर ही है, क्यों नहीं इंदराज हो पा रही? हमला हुआ है और ये तो हमारे निजाम को जिसने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जिसने रोका हुआ है, वो भी का चुका नहीं है। अब उसके ऊपर लोग सवाल ये भी करते हैं और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, इंडिया की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ इंसाफ ये जो है वो मुंतजर है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कबल भी जो है वो इमरान खान साहब अपनी तकारीरों में भी ये बात बारहा कर चुके हैं, लेकिन तक जो है एफआईआर तो राइट है आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज करवाना, उस एफआईआर को ही दर्ज नहीं होने दिया गया। इसका मतलब ये है कि बैठकर निजाम है वो मफलूज किया जा रहा है और एक साबका वजीर आजम जो 22 करोड़ अवाम के मुंतखब जो वजीर आजम रहे हैं और मकबूल तरीन पाकिस्तान के लीडर हैं, उनकी एफआईआर अगर दर्ज नहीं हो रही तो बाकी लोगों को क्या हाल होगा? सही है, बट फरूख साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जी फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, ये एक बुनियादी मुतालबा है, साथ साथ इमरान खान साहब जो कहते आए कि जी आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक वो कहते हैं जी मेरिट पर फैसला होना चाहिए और मौजूदा हुक्मरान जो कि चोर और डाकू जिनको कहा जाता है इमरान खान साहब की जानिब से, वो हमेशा से सवाल इस बात पे उठा रहे हैं कि ये क्या फैसला करेंगे कि आर्मी चीफ कौन अपॉइंट होना चाहिए। अब लेकिन कहा जा रहा है कि जी हमारा मसला नहीं है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है कि अब वेट एंड सी पॉलिसी पे ही चल रही है, तो अब ये वाकई क्या आर्मी चीफ वो जिनको भी अपॉइंट करते हैं मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है आपकी जमात को? नहीं, देखिए बात यह है कि हमें तो लगने वालों पे नहीं लगाने वालों के ऊपर ताक़त है। जो नैब को मजलूम हो, जो एफआईए के 16 अरब का जिनके ऊपर केस था और इसी के साथ साथ जो उनके हाथी हैं, पापड़ वाले, फलूदे वाले, उमरी ग्रुप, इन तमाम लोगों को तो इक़्तिदार में ला के बैठा दिया गया। इन्होंने अपना एनआरओ ले लिया। अब इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव ये है कि अभी तक जो तैनाती का अमल था उसको इतना इन्होंने पेचीदा बना दिया है कि अभी तक उसके ऊपर किसी ये नतीजा के फैसले पे नहीं पहुंच सके। और इसी के साथ साथ एक सजा याफ्ता मुजरिम जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा, नवाज शरीफ, जिनको सजा हुई, भगोड़े हुए, उनसे जाकर आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो है वो मुशावरत हो रही है। उनसे उनकी कहा जा रहा है कि उनका फैसला जो है वो हतमी होगा, लंदन से बैठ के पाकिस्तान के फैसले होंगे। तो ये तो पाकिस्तान की जमहूरियत और वजीर आजम के ऑफिस का ही एक मजाक उड़ाया जा रहा है। और खासतौर के ऊपर इतनी अहम तैनाती है, उस अहम तैनाती के मुतल्लिक जो मुशावरत है वो कैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी भी जो है वो की जा रही है। तो जो लगाने वाले हैं उन लगाने वालों के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये कोई ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि ये अवाम से कोई वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब होकर आए हों। इस किस्म का इनका इत्तेहाद है वो गैर फितरी इत्तेहाद है जो 13 जमातों को जमा करके बनाया गया। आप खुद ही देख लें कि वज़ीर आज़म का जो जहाज है वो अब एक टैक्सी की मानंद बन चुका है, जिसको कभी फजलुर रहमान साहब लेके निकल जाते हैं, कभी कोई लेके निकल जाता है। यानी मुश्तरका हुकूमत में वज़ीर आज़म का जहाज मुश्तरका हो गया है। अवाम के मसाइल के ऊपर जो बड़े मजे से हाथ साफ किए जा रहे हैं और इसी तरीके से जो तैनाती इतनी तैनाती है, मुल्क के दिफा सलार को तैनात करना है, उसके अमल को भी पेचीदा इन्होंने बना दिया है। बट फरूख साहब, लगाने वाले तो फिर भी यही लोग हैं, इन्होंने ही नहीं लगाना है इस वक्त। हुकूमत की संजीदगी क्या है और ये भी नजर आ रहा है कि इस हुकूमत की तरजीहात क्या है और कोशिश होती है ऐसे लोग हैं किया जाए जो इनके साथ वफादारी करे। और ये आते हैं कि बड़ी देर से इनकी ख्वाहिश है कि इनको कोई ऐसे लोग मिले जो कि जस्टिस क्यूम रिटायर्ड की तरह एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है वो इनकी करप्शन का करे और इनके जो चोरी का जो इनका माल है उसकी एनआरओ का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। अब मैं समझता हूँ कि इन सारे हालात के अंदर
जो ये सारा सूरत हाल है उसमें इस हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है। और आए रोज जिस किस्म की चीजें सामने आ रही है, जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो भी इस अहम मौके के ऊपर आकर, जब उसकी टाइमिंग अगर आप देखें, अब तस्नीम हैदर जो है वो इनके तर्जमान हैं, इन्हीं के लोगों के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो है वो हमले की इमरान खान के ऊपर सारी प्लानिंग की, नासिर भट्ट उनके साथ थे, वो बारहा ये बार कहते रहे कि हमें आप कोई शूटर ढूंढ के दें, शूटर का अरेंजमेंट नहीं हो सका, उसी दौरान इमरान खान के ऊपर हमला हो जाता है। तो ये संगीन इल्जामात हैं जो उन्होंने लगाए हैं। फारूक साहब, इनकी स्टेटमेंट को, तस्नीम हैदर साहब की स्टेटमेंट को आप लोग अहमियत दे रहे हैं यानी? जी, आप समझते हैं कि इन पर मजीद तहकीकात होनी चाहिए? ये जो इन्होंने बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, इन्हीं के तर्जमान हैं और जिस किस्म के, लेकिन इनकी तो तस्वीर जुल्फी बुखारी साहब के साथ भी अब सरफेस सारी हो चुकी है, दीगर रहनुमाओं के साथ, जुल्फी बुखारी साहब के साथ तो एविडेंटली वो तकारीब में खड़े भी हैं और हाथ मिला रहे हैं। नहीं, देखिए, बात ये है कि जिसके साथ भी खड़े हैं, असल मामलात हैं उनकी मामलात की, जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, उन इल्जामात के बाद वो सिर्फ मीडिया की हद तक नहीं रहे बल्कि वहां की पुलिस को भी पास भी चले गए और वहां उनके साथ वकील भी है। वहां के कवानीन आपके सामने बड़े वादे हैं। यहाँ तो आप इल्तवा भी ले लेते हैं, फर्द जुर्म भी FIA केस में दायर नहीं होती, लेकिन वहाँ तो जो जस्टिस सिस्टम है, जजेज है, उन्होंने तो शहबाज शरीफ को ये नहीं देखा कि वो वज़ीर आज़म है, ये क्या है किसी मुल्क के। 30,000 पाउंड उन्होंने जुर्माना किया पर्सन और उनके दामाद अली इमरान को जुर्माना किया। तो वहां तो इस किस्म की आप कोई फ्रिविलियस किस्म की कोई एप्लीकेशन या दरखास्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास लेके नहीं जा सकते। उनके पास अगर वो खुद विटनेस है, कोई सबूत है, तो वो वहां पर गए। हम तो ये बात कह रहे हैं कि उनके इल्जामात बहुत संगीन है, उन इल्जामात की जो है वो तहकीकात होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि कल भी हमने ये मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस सारे अमल की तहकीकात जो है वो खुद करें। अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बुनियादी आईनी हकूक भी मुअत्तल कर दिए जाएं और कानून की खिलाफ वर्जी भी होती रहे और पाकिस्तान की अवाम जो है वो खामोशी से देखते रहे। राइट, फिर तो इंसाफ देने वाले इदारों ने अमल दरामद करना होता है, उन्होंने फिर अपनी अमलदारी कायम करनी होती है। राइट, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ करने का सबसे बड़ा इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। फारूक साहब, एक और चीज, जहां पर आप लोग ये धरने का प्लान कर रहे हैं लॉन्ग मार्च से, क्योंकि ये शुरू हुआ, अब क्या ये धरना तब तक होगा जब तक इलेक्शन का अनाउंस नहीं कर दिया जाता? फारूक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता बहाल हो। तो इंटरेस्टिंगली, चूंकि पब्लिक ओपिनियन, और राना सनाउल्लाह साहब की भी जो बात सुनाई थी कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो जेलों में भी डाल दिए जाएं या फिर उनके ऊपर जितने भी मुकदमात कर रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन आपके साथ है तब आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो पब्लिक ओपिनियन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए नजर आता है क्लियरली, जलसों में जिस तरह की उनकी तादाद नजर आती है, फिर अभी लॉन्ग मार्च का जहाँ से लॉन्ग मार्च गुजर रहा है वहाँ पर एक अवाम की एक जमे गफीर नजर आती है स्क्रीन्स पे, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा यही है कि इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द कराई जाए। क्या डर है या क्या खौफ है कि अगर अपने मुकर्ररा वक्त पे भी इलेक्शंस का इनेकाद होता है तो क्या पब्लिक ओपिनियन बदल सकता है? इस पर बात करेंगे। और लेकिन आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे थे, उन्होंने दो बड़े बुनियादी बातें रेस की हैं और वो एक सवाल एक तो मीडिया हाउसेस से भी उठा रहे हैं कि जी, एक तो जिस तरह से एक अहम तैनाती को लेकर अननेसेसरली एक कंट्रोवर्शियल जो बनाया जा रहा है, वो कहते हैं कि जी बड़े मसाइल हैं, इकॉनमी मईशत पाकिस्तान की बुरे हाल में है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, लेकिन उस पर कोई डिस्कशंस नहीं हो रही। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि जी पब्लिक सर्विस मैसेज भी जो है, जब इंसान जो और पूरी आधी कौम जब सो जाती है रात में, तब पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है वो चलाए जाते हैं टीवी चैनल्स पे। तो इस हवाले से और जो बिलखसूस वो कह रहे हैं कि जी अहम मसाइल जो इस वक्त मुल्क के बुनियादी जो इशूज़ हैं उन पर डिस्कशंस
को छोड़कर ये अहम तैनाती से मुतालिक जो है वो चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस किस्म की चीज़ें सरफेस कर रही हैं। बहरहाल इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से मुतालिक जो हमने आपको एक उनकी स्टेटमेंट सुनवाई, जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू में कहा पब्लिक ओपिनियन से मुतालिक, उसके बाद आज जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे कौमी असम्बली में, तो उन्होंने क्या कहा इसी पब्लिक ओपिनियन और जो लोग इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं उनसे मुतालिक, आइए सुनते हैं। और उस शख्स को बावजूद इन तमाम बातों के देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स ही हैज इन दिस कंट्री। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप ये भी देख लें कि इस शख्स को बर्दाश्त करना या उसको लीडर तस्लीम करने वाले लोगों का क्या मॉरल्स होंगे या उनकी क्या सोच होगी। ये लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए कि हमारी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो है वो कहां पे पहुंच चुके हुए हैं। हम अपने लीडर्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है देख रहे हैं, तश्तज़बाम हो रही हैं, आंखों के सामने नजर आ रही हैं और हम उनको इग्नोर करके उनको अपना लीडर मान रहे हैं। सो वो तमाम सपोर्टर्स की क्या ज़हनी हालत के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान, हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़मीर हैदर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वाह ज़मीर साहब, आप आज सुबह से ये जो कुछ भी टीवी स्क्रीन्स में हमें नज़र आ रहा है होता हुआ और जो एक हैजान की जो सूरत हाल बरपा है, लाइक ख्वाजा आसिफ साहब इवन सेड, अभी वो कहते हैं कि जी उनकी ज़हनी हालत उन सपोर्टर्स की क्या होगी जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या किस तरह से ये मामला, तो कितनी कुछ चीज़ें एकदम से अनफोल्ड हो के सामने आ रही है, ऐसा ही होगा 29 नवंबर तक? देखिए अलीना, आज मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बड़ी ज़बरदस्त बातें भी की उन्होंने बताया कि 75 साल में क्या हुआ, 35 साल कौन रूल करता रहा, हमें गलतियों से निकलना चाहिए। कोई जो सेम पेज या जो है वो इशू ये नहीं है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हो। एक पेज जो है उन्होंने कहा है कि कानून और आइन और कानून का एक पेज है जिसके ऊपर सब इदारों को उस पर होना चाहिए। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि जी 90 की दहाई में जो इसमें बैठे होते थे और दस्तों गिरेबान थे PMLN और पीपल्स पार्टी, लेकिन कुछ इखलाकियात थी। तो मुझे कुछ याद आ रहा था कि कौन सी इखलाकियात थी जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें भी हेलीकॉप्टर से फिकवाई गई और वो इन्हीं की पार्टी के लोग फिकवा रहे थे। हुसैन हक्कानी साहब उनके आलाकार उस वक्त बने हुए थे। तो वो भी हमें मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कि जी आजकल जो है वो गुफ्तगू में इखलाकियात का ख्याल नहीं रखा जाता या इल्ज़ाम तराशी होती है और बहुत ही लो लेवल पे चले गए हैं। तो उस वक्त शुरुआत करने वाले ये थे 90 की दहाई में इन्होंने किया था। अब आ जाते हैं कि इन्होंने ये जो बात की है कि जी लार्ज सपोर्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। मान रहे हैं कि एक लार्ज सपोर्ट है इमरान खान साहब की जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला ने भी कहा, लेकिन उसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि उनकी ज़हनी हालत, मतलब आपको किसने ये सर्टिफिकेट दिया है ख्वाजा आसिफ साहब, आप वजीर दिफा हैं, कि आप उन लोगों की ज़हनी हालत पे सवालिया निशान उठा दें? मतलब हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग, पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग हर एक की होती है। और आप क्या सवाल उठाना शुरू कर देंगे जो लोग नून लीग के जलसों में या उनके इज्तिमा का हिस्सा हो? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं या जो उनके जलसों में लोग आते हैं उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। मतलब अब ये ख्वाजा आसिफ साहब से कोई पूछे कि जनाब आप यहाँ तो फिर वहां पे एक साइकेट्रिस्ट बिठा दें हर जलसे के गेट पे और उनका पहले आप मुआयना करवाएं और फिर आप उनको सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ इसकी ज़हनी हालत खराब है, इस वजह से ये इमरान खान साहब के जलसे में आ रहा है। मतलब ये हद है कि सारी बातें जो उन्होंने की, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू, मैंने जिस तरह आपको बताया कि उन्होंने कहा कि हम कसूरवार हैं, हमने बहुत बड़ी गलतियां की हुई हैं और अब हमें चाहिए कि हम जो है सिर्फ एक पेज जो है वो आइन और कानून का होना चाहिए। लेकिन फिर आगे आके आप ये बात कर रहे हैं कि एक पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर सपोर्ट है, उसने अपना लोहा मनवाया बाई इलेक्शंस में। पहले ज़मीर साहब, बट डू यू फील कि प्रेशर है, दबाव है जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है? फिर यही बात मानते नहीं है। फिर एक जगह तो कहते हैं कि जनाब अब तो वो खत्म हो गया, उसमें से स्टीम निकल चुकी हुई है। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था एक निजी टीवी पर ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि देखें जनाब, जब वो बल्कि नहीं एक और चैनल पे एक मारूफ एंकर ही फरमा रहे थे कि जनाब जब तक उनको गोलियां नहीं लगी थी तब तक तो लोग नजर आते थे,
अब तो बहुत कम हो गए हैं, और जिस तरह उनके साथ जो बैठे हुए थे और जो इस वक्त हुकूमती लोग हैं वो कह भी रहे यही रहे हैं ना कि जनाब वो लोग नहीं है, तो फिर इतनी पैनिक करके इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने की जरूरत क्या बनती है? इसका मतलब है कि अगर वो उन्होंने 26 तारीख दे दी है इस्लामाबाद पहुंचने की, तो इनको अब कोई खौफ चढ़ गया, कोई फिक्र चढ़ गया। भाई अगर आपके कुछ मामलात हैं जिस पे आप कहते हैं कि जनाब कोई मसला नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है, तो फिर आपको परेशानी किस बात की है? इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जो आप मर्जी करें, अब वो हमारा मसला ही हमारा नहीं है। मसला नहीं है, फिर क्या परेशानी है? जब वो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा हूं और वो हकीकी आजादी का जो मार्च है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड लेके आ रहा है, फौरी इंतखाबात और साफ और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएं। ठीक है, वो आप अपनी, आपके पास मंतक है, आपके पास आपको आईनी हक है कि 5 साल पूरे करें, लेकिन परेशानी किस बात की है? बट जमीर साहब, डू यू फील ये जिस तरह से कह रहे हैं, वजीर दाखिला ने भी गुज़िश्ता रोज वो इंटरव्यू में कहा कि ये नहीं आएंगे 26 तारीख को, इमरान खान साहब नहीं आएंगे, आपको लगता है कि इमरान खान साहब इनको शायद, क्योंकि उन्होंने कहा सरप्राइज दूंगा, वो भी बहुत कोई ट्रम्प कार्ड अपना अभी लेके बैठे हुए के वक्त आने पर? अब देखें, ये तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ये आना पड़ेगा 26 को। तो मैं आई एम कन्विंस्ड एज वी स्पीक क्या आएंगे? क्या आएंगे? पिंडी पे बड़ा होगा, आएंगे, पिंडी में होगा या फैजाबाद पे होगा, तो जहां पे भी होगा, जो नवंबर? उन्होंने अब ये तो जाहिर बात है, क्योंकि उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हुआ था कि जी रेस्ट करें। जाहिर बात है, अगर चाहे वो व्हील चेयर पे भी हो या जैसे भी हो, स्ट्रेस तो होगा ना। उनकी जख्म है टांग में, उनकी एक जो शिन की बोन है उस पे फ्रैक्चर है, तो यकीनन डॉक्टर ने जो टाइम दिया होगा उसके बाद फिर उन्होंने डेट डिसाइड की है। और अगर मैं जितना खान को हम सब ने देखा है या मानते हैं, अगर वो फिट होता या कुछ होता, जरा सा भी कोई उसको होता, तो वो आ चुका होता। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि 26 तारीख हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, बट गवर्नमेंट वाले बार बार ये कह के पता नहीं क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, यहाँ तो फिर कोई खतरात। भाई देखिए, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा लीना, कि भाईजान आप जब कहते हैं कि किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है, मतलब विज़-अ-वी एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट राइट नाउ कोई मसला नहीं है। आज उन्होंने कहा है कि जी हमने लेटर लिख दिया है जी वजारत दिफा को, वो जीएचक्यू को जाएगा, जीएचक्यू उसके लेटर के जवाब में जो है वो नाम भेजेगी, जीएचक्यू को वजारत दिफा को, वो प्राइम मिनिस्टर के पास आएंगे और फिर बार बार कह रहे हैं कि सिंगल प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, तो फिर परेशानी किस बात की? बट डू यू फील कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद फैसला कर रहे हैं, या वो जो हिदायत उनके भाई से आ रही है, साबिक वजीर आजम से, और जो लंदन भी गए थे, और ये मामला जो जितना एक कॉम्प्लिकेटेड बनता हुआ दिखाई दिया, या एक इसको अननेसेसरीली कंट्रोवर्शियल जो बनाया जा रहा था, वो इस एंड से भी हुआ था कि लंदन गए, पहले उन्होंने कहा आई एम ऑफ टू पाकिस्तान, आपको याद होगा ट्वीट भी किया, फिर लंदन चले गए, फिर लंदन में बार बार एक्सटेंड हो रहा था उनका ट्रिप बाय 2 days 3 days, तो ये मामला कंट्रोवर्शियल बनाया गया है हुकूमती एंड से? नहीं, देखिए बात यह है कि इसके पास इसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस किसी के पास नहीं है कि जी बाकायदा उन्हीं से मुशावरत हो रही है और उन्हीं की तरफ से नाम दिए गए। हाँ, नोइंगली हमें मालूम है कि वो बड़े भाई से हटके कोई फैसला नहीं करेंगे, ये हमें मालूम है। ये हमारे पास एक मतलब आप समझ लें कि एक कोई लिखी हुई चीज नहीं है, बट हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि जनाब ऑल एंड ऑल कायद जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं, बी इट के उन्हीं की तरफ से तजवीज़ करदा नाम आना है, जिसकी वजह से शायद जो कहते हैं कि बार बार इनको कहना पड़ रहा है कि हम लोग कोई वो डेडलॉक नहीं है। तो मतलब कि अगर मतलब फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी वजह से इतने परेशान है, पैनिक है, जो जबरदस्ती बिला वजह घुसा रहे हैं कि जी 26 तारीख जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने इसलिए रखी है क्योंकि इस अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाना है और ना मानने वाली जिद लगाई हुई है। वो मान तो पहले ही चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई आई डोंट केयर, किसी को भी लगा दें। बट डू यू रियली फील कि वो वाकई में केयर नहीं कर रहे अब? कौन? इमरान खान साहब। डू यू थिंक? नहीं, ही इज वेरी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स, वो बहुत माइंडफुल है कि कौन आएगा, क्या अपॉइंटमेंट होगी, बट ही इज रिलैक्स्ड नो, बट इन अ वे के प्रॉब्ली, क्योंकि मालूम है ना कि उनके पास इसका मतलब हल इमरान खान के पास नहीं है। इमरान खान इज नॉट सिटिंग इन द पार्लियामेंट, इमरान खान इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान की से नहीं है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ, पीरियड। ये चीज तय है। But, तो वो चाहे जो मर्जी कहते रहे, चाहे हम कहते रहे कि नहीं वो सोच रहे हैं कि उसको होना चाहिए, वो परेशान है कि वो आ गया तो क्या होगा, रिगार्डलेस वो होगी, इन द बैक ऑफ हिज माइंड प्रॉब्ली वो चीजें होंगी, लेकिन
इसको आप बाकायदा ये कर दें कि जी नहीं, ये सब कुछ हो इसलिए रहा है, वो कर इसलिए रहे हैं 26 तारीख को। नहीं, 26 तारीख के अलावा भी जो मौजूदा हुकूमत भी कहती थी कि ये सब लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी और ये जो धरने का जो पूरा एक सिनारियो है, ये सिर्फ और सिर्फ उस अहम तैनाती को लेकर है। अब इमरान खान साहब जो एक एग्रेसिवली एक उनका स्टांस था ना, आपने मतलब डे वन से जब से उनकी गवर्नमेंट को पैकअप किया गया है, घर भेजे गए वो, तब से उनका बयानिया था एक अमरीकी साजिश और स्टैब्लिशमेंट से मुतालिक वो जिस तरह से जो गुफ्तगू करते रहे हैं, न्यूट्रल्स करके वो बात करते रहे। अब वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, एंड यू फील कि वो थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा जरा सॉफ्ट हो चुके हैं अपने स्टांस में, बिकॉज़ ही वाज कमिंग वेरी एग्रेसिवली। अच्छा, प्रोबेबली अलीना हम इसको इस तरह भी तो देख सकते हैं ना कि हो सकता है उन्होंने जो मकसद हासिल करना हो उस सारे एजिटेशन से और उतनी सख्त हार्ड लाइन से वो कर लिया हो, और इस वजह से अब वो कह रहे होंगे चलो दिस चैप्टर इज डन, ये तो हो गया ना, अब आओ आगे खेलते हैं। लग रहा है कि आपके पास कुछ इत्तला नहीं, मेरे पास इत्तला नहीं है। मैं वो जो हम देख रहे हैं इमरान खान साहब की जो सियासत हम पिछले जो 2014 के धरने से देख रहे हैं, फिर मतलब जो चीजें हम जिस तरह अनफोल्ड होती गई हैं इमरान खान साहब, क्योंकि अभी वो ये भी क्लियरली बात कर रहे हैं और अपने वीडियो मैसेज में उन्होंने जिस तरह से कहा कि चले मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई साजिश नहीं की, लेकिन वो एटलीस्ट रोक तो सकती थी उनकी हुकूमत को गिराने से। अगेन ख्वाजा आसिफ ने इस बात का भी जिक्र किया ना कि भाई वो तो मतलब इमरान खान साहब ने दो चीजें मान के एक चीज तो एस्टैब्लिश की कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल था और ये हम पार्लियामेंटेरियंस ने किया है, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कहा कि वो रोक तो सकते थे। इसका मतलब है कि वो उनको दावत गुनाह दे रहे थे कि भाई आप आइन की खिलाफ वर्जी होनी थी ना, तो वो उन्होंने वो ये बात तो किया। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब की भी बात कि भाई और एडमिट भी कर लिया कि इंडेफिनिट स्टे के लिए भी या इंडेफिनिट एक्सटेंशन के लिए भी, वो भी बात होती रही। लेकिन अलीना बात पता है क्या, फिर हम अपने जो है ना जो हमारा सोसाइटी का जो एक करैक्टर है ना, उसको भी आप देखें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मतलब जब भी कितने सालों में जब भी कहीं थड़े पे या कहीं गांव में कहीं बैठना, तो अगर कोई गलत हो रहा है ना मुल्क में, मसलन सबसे बड़ी अहम चीज़, सबसे बड़ी जो तंग करती है हमारे लोगों को, वो महंगाई है। तो उनका क्या होता था, महंगाई इतनी हो गई है, आर्मी चीफ कुछ नहीं कर रहा। हमारा एक बहैसियत कौम एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि जी जो भी व्हाटएवर रॉन्ग इज बीइंग हैपनिंग इन द कंट्री, उसको सुलझाने या सुधारने या ठीक करने या रोकने के लिए सिर्फ एक ही जगह देखते हैं और वो पिंडी है। ये हमारी साइकी बन चुकी हुई है अवाम की। अच्छा, फिर इसी साइकी की वजह से इतनी हाइप क्रिएट हुई है कि कौन आएगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, वो इसको रोकेगा, वो उसको रोकेगा। ये भी पहली दफा यही ना, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, क्योंकि हमारी एक साइकी बन चुकी हुई है। जो ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि 75 साल में 35-36 साल जो है वो तो एक्टिवली वो रहे हैं, या फिर बिहाइंड द सीन बैठ के भी स्ट्रिंग्स पुल वही करते थे। मतलब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज बोला है। तो बात ये है कि इस चीज को डिनाई तो नहीं कर सकते। मतलब एक रूटीन प्रोसेस अगर एक है, उसको एकदम से इतनी मतलब कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें, ये एकदम से कैसे हुआ? मैं तो वैसे समझता हूं कि अब ज्यादातर हुकूमत की कोशिश है कि कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, क्योंकि अब खान साहब ने जब बड़े, जैसा मैंने कहा कि प्रोबेबली इमरान खान शायद कुछ अचीव जो उन्होंने करना था कर चुके हों, पैनिक हुकूमत में नजर आ रही है ना, और इस वजह से अब हो सकता है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चलो ये तो हो गया, अब देखते हैं अब जो भी होगा। मैं बिल्कुल सही है मईशत, और आपने जिस तरह से कहा कि भाई मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि तवज्जो भी हटाई जा रही है, और तमाम तर तवज्जो जो है इस अपॉइंटमेंट को लेके मरकूज कर दी जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने मईशत के हवाले से क्या कहा आज कौमी असेंबली, सुनते हैं। आप मीडिया देखें, मैं एहतराम करता हूं मीडिया का, आजादी राय जो है वो एक बड़ा मुकद्दस हक है, उसका एक अपना तकद्दस है। ज्यादा दूर न जाए, आज ही देखें सुबह से एक हिजान है कि जी समरी आ गई, समरी आ गई, समरी चली गई, नाम आ गए, डोजियर चले गए, डोजियर आ गए। किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये अदारे कमर्शियल हो चुके हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है, यहाँ पे बचत और कफायत शारी का जरूरत है। या आप इकोनॉमी के मतलब दूसरी चीजों के मतलब लोगों को आगाही दें, ये आपका काम है, लेकिन कोई जो है ना उसका को तवज्जो नहीं दे रहा। चले जी, मईशत के हवाले से जो सवाल उठाए, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ज़मीर साहब, दो चीज़ें और फिर मैं अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतालिक मुराद सईद साहब ने आज फैक्ट फाइंडिंग टीम के नोटिस पर 10 सवालों का जवाब जो है उन्होंने उनसे उल्टा मांग लिया फैक्ट फाइंडिंग टीम से,
और जिसमें उन्होंने तमाम बातें रेस की हैं और साथ साथ ये भी कि अरशद शरीफ साहब की वालदा ने जिस तरह से उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त की थी और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी थी कि अरशद शरीफ साहब की वालदा के ख़त पर कार्रवाई करेगी और 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इंसानी हुकूक सेल को भी ख़त लिखा था। ये मामला कहाँ जा रहा है? और आज फैसल वाउडा साहब भी पेश हुए थे तहकीकाती टीम के आगे और उन्होंने कहा प्लांटेड ये साजिश के तहत कत्ल किए गए हैं। ज़मीर साहब, इसमें मैं आपका कमेंट चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जो इकॉनमी से मुताल्लिक ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं कि इकॉनमी बुरे हाल में है, यानी कि अप्रैल के बाद से जब से इन्होंने टेक ओवर किया इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने, तब से दे आर अनेबल टू कंट्रोल इट, सो व्हाई आर दे वेस्टिंग देयर पॉलिटिकल कैपिटल? देखें, इतना बड़ा इकोनॉमिक विज़र्ड इसहाक डार साहब आ गए वापस और उसके बाद ये था कि भाई एवरीथिंग वुड बी गुड, मतलब सब जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमारे सबके सामने है रिजर्व्स की पोजीशन जो है, कहते यही है रोजाना कि ये डिफॉल्ट लक करे कि हम डिफॉल्ट ना हो और ना ही हम उसकी तरफ भी ना जा रहे हो। लेकिन बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चीज मान लिया ना कि मीडिया को ये करना चाहिए। अच्छा, जब मीडिया ये करना चाहता है तो उस वक्त इनका बंदा कोई नहीं आता, कोई आके डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं होता, आज भी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है कि जी आप बताएं आके फैक्ट्स। भाई आप मुझे एक बात बताएं कि मई के इकोनॉमिक सर्वे के से आगे जो फिगर्स उसमें आई हैं, इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना उस वक्त, उसके आगे जब हम बात करना चाहते हैं तो ये फिर पीछे चले जाते हैं 4 साल पीछे के जी इकोनॉमी उन्होंने तबाह की। और भाई इकोनॉमिक सर्वे पिछले 2 सालों का, और मेरे ख्याल में पिछले 2 सालों को बेंचमार्क बना के तीसरे साल की इकोनॉमी को जज किया जा सकता है, उससे पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 2021 और 21-22 के जो फिगर्स हैं 5.7 और 5.9% के जीडीपी ग्रोथ के, वो हमने तो नहीं दिए थे, वो इनके इकोनॉमिक सर्वे में आए थे। और उसकी बेस पे अगर आप कहें कि जी इकोनॉमी हमसे नहीं संभाली जा रही, तो फिर तो इसका मतलब है कि इसहाक डार साहब की कारकर्दगी पे सवालात हो जाने चाहिए, पूछ लेना चाहिए। आईएमएफ क्यों नहीं आपकी फिगर्स मानने को तैयार, क्यों नहीं आप उनको कन्विंस कर पा रहे कि जनाब आपने 50 रुपए जो पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दिया हुआ है, अब इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस कम हो रही हैं तो आपको कम करनी चाहिए। आप क्यों नहीं कम कर पा रहे? आपको टैक्स रेवेन्यू टारगेट बढ़ाने का कहा जा रहा है, आप कहां से निकालेंगे ये पैसा? हमारी जेबों से ही निकालना है ना। तो फिर अपनी कारकर्दगी आके डार साहब बताते क्यों नहीं है? ये जले जाते हैं जहां पे इनको सब जो डार साहब बता रहे होते हैं वो मानने के लिए वहां पे चले जाएंगे। जो सवाल करेगा उसके सामने नहीं, क्योंकि मेरा तो डार साहब के साथ पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस है, इनसे क्वेश्चन करना मतलब नाराज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन और मैं समझती हूँ कि उनके पास अथॉरिटी भी इतनी है कि वो तो मूडीज को भी कह सकते हैं कि मैं समझाऊंगा और वो डाउनवर्ड जो ग्रेडिंग की गई थी वो देखिए पिछले दौर में ही वाज वर्चुअली एक्टिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो अभी तो वो मतलब जब बड़े भाई के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे तो छोटा भाई तो कहीं मैटर ही नहीं करता। ये तो समझ लें कि फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, सदर के पास जाके मिलके आए हैं। आपका क्या मतलब है कि क्यों गए होंगे? भाई जाहिर बात है कि कायदे पार्टी नवाज शरीफ के बिहेस्ट पे जाके उन्होंने कोई बात की होगी ना, शहबाज शरीफ को तो नहीं उन्होंने, वरना शहबाज शरीफ खुद उनसे बात कर लेता। एग्जैक्टली। राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, हाउ आर यू लुकिंग एट दीज डेवलपमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है? मुल्क में एक सियासी बहरान है, फिर अहम तैनाती को लेके बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। आइन इस तकर्री से के हवाले से क्या कहता है, मैं चाहूंगी आप जरा बताएं। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़ी धमकी दी है सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को कि जी अगर कोई गड़बड़ की तो उसका नतीजा भुगतना होगा। क्या आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत समरी रोक सकते हैं? ये जितनी आपने बातें की, इन सब बातों की वजह तो वही ये जोन सी थी रिजीम चेंज ऑपरेशन था, उसके बाद से ये तमाम चीजें सरफेस करके आई हैं। उसके बाद से तमाम लोग परेशानी में मुब्तला हैं, मुल्क एक अजीब सी हैजानी कैफियत में है। इकॉनमी का आप देख लें कि जी इकॉनमी टू द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट चली गई है। उसके अलावा आप देखें कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये है कि हर शख्स दूसरे पे, हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पे शक कर रही है। अदारों की जहां तक बात है तो लोगों को एतमाद जो सा था उसमें बहुत हद तक कमी आती जा रही है। तो ये सब कुछ उसी का नतीजा हमें नजर आ रहा है। और ये नतीजा जो आ रहा है तो जो अवाम है डायरेक्टली वो इससे असरअंदाज हो रही है बिकॉज ऑफ के हाई प्राइसेस, बिकॉज के जी अब सर्दी है, गैस नहीं है, गर्मियों में बिजली के इतने महंगे बिल थे।
तो अब इस चीज को असल में है कि जी देखना है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसको आ तो गया, ये सब कुछ हो तो गया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका हल क्या है। तो इसका हल ना तो अपॉइंटमेंट में है किसी में, ना इसका हल है कि जी किसी को पकड़ के जेल में डालना है, ना इसका हल है कि खुदा न खास्ता लोगों को कत्ल करना है, असैसिनेट करना है। इसका हल सिंपल यही है कि जी जनरल इलेक्शंस होने हैं, अवाम ने एक ऐसी हुकूमत चुननी है कि जो एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, जिसके ऊपर इंटरनेशनल जो हम ममालिक हैं, जो पावर्स हैं, वो भी ट्रस्ट करे और पाकिस्तान को वो लेके आगे चले। अदरवाइज ये जो चीजें हो रही हैं, मैं समझता हूँ ये तमाम अननेसेसरी इश्यूज हैं। इस मुल्क का इशू ये नहीं है कि आर्मी चीफ कौन होगा, या इस मुल्क का ये इशू नहीं है कि तोशा खाने की एक घड़ी सारा दिन मीडिया दिखाता रहता है। इश्यूज कुछ और हैं और उनसे डाइवर्जन के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। आईनी तौर पे वजीर आजम साहब को इख्तियार है कि वो जो भी नाम भेजेंगे उसको जो सदर साहब हैं उन्होंने उसको अप्रूव करना है। तो ये तो इसमें मैं नहीं समझता, अगर वो रोकेंगे तो डिले हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन कोई वजह नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। तो ये क्या जरूरत पड़ी, जरूरत पेश क्यों आई बिलावल भुट्टो साहब को ये कहने की? अब ये तो बिलावल भुट्टो साहब ही बता सकते हैं कि उन्हें क्या जरूरत पेश आई और क्या जरूरतें पेश आती हैं उन्हें। वैसे राजा साहब, वो जो ये एक गवर्नमेंट इस बात को भी लेके बहुत परेशान है कि 26 तारीख को क्यों आ रहे हैं। 26 को देखिए, वो इमरान खान भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो कोई उधर बैठ के क्लास में कोई लेक्चर तो नहीं दे रहे। तो पॉलिटिक्स में वो ये समझते हैं कि ये राइट टाइम है पिंडी इस्लामाबाद जाने का और हुकूमत को फोर्स करने का, और मुमकिन तौर पे जो नए आने वाली अपॉइंटमेंट है उन्हें बताने का कि जी देखिए अवाम क्या चाहती है, अवाम की क्या उमंगे है, अवाम के सॉल्यूशंस आपके पास या जिनके पास भी है वो यही है कि इलेक्शन मांग रही है अवाम। तो ये चीजें एक मैसेजिंग होती है, फिर इंटरनेशनल जो आपकी कम्युनिटी है उसको पता चलता है कि जी ये देखिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो किस एजिटेशन मोड में है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांग रहे हैं। Right. तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। राइट, बट राज साहब एक और चीज भी ये कि जो पब्लिक ओपिनियन इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है और जो जिस मोमेंटम पे वो इस वक्त चल रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड हुकूमत का तो कोई बयानिया नजर ही नहीं आ रहा है। वो जो कुछ लेकर आ रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है उनके ऊपर, और वो एक नैरेटिव का फुकदान है। दे कुडंट कम अप विद एनी नैरेटिव टू बीट इमरान खान नैरेटिव। ऐसे में इमरान खान साहब अगले साल अगर अपने वक्त पे भी इंतखाबात होते हैं तो आपको लगता है कि गेन ही करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो उनके फियर्स है कि शायद मैनेज कर लिया जाएगा और पब्लिक ओपिनियन जो है वो मुतासिर भी हो सकता है? देखिए, जो पॉलिटिक्स है या जो अवाम है वो हमेशा एक नैरेटिव आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको फॉलो करेगी। अगर आपके पास नैरेटिव नहीं है तो कोई आजकल के सोशल मीडिया के दौर पे आपके पीछे नहीं आएगा। और इमरान खान साहब जो नैरेटिव लेके आए तो वो नैरेटिव यही था कि एक कॉन्स्पिरेसी होती है, एक गवर्नमेंट को निकाला जाता है, और सबसे बड़ा उसमें पॉइंट जो लोगों को नजर आया वो ये आया कि जी चले एक हुकूमत तो जाती है, वो आ कौन सी गई हुकूमत? वो हुकूमत उन लोगों की आ गई जिसमें के 60% लोग जमानतों पे हैं मेगा करप्शन के केसेस से। तो अवाम ने फिर इस नैरेटिव को बाय किया कि जी वाकई, और वो जो पीडीएम हुकूमत में आई थी, पीडीएम ये नैरेटिव लेके आई थी कि जी खान साहब की हुकूमत में महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई है, लोगों के लिए बड़े परेशानी है। लेकिन जब अवाम ने उनकी तरफ देखा तो वहां से जो पेट्रोल 200 रुपए था वो 250 हो गया, बिजली मैनीफोल्ड्स ऊपर चली गई। Right. तो ये Exactly. बिल्कुल तो ठीक है। राज साहब लास्ट में जमीर साहब आप कमेंट कर दें अरशद शरीफ साहब के कत्ल से का जो मामला है और ये जो मुराद सईद साहब ने सवाल दिए हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम को,
स्टार्टिंग फ्रॉम के वो कहते हैं कि जी 16 FIR जो उनके ऊपर हुए थे, मुकदमात हुए थे, उसमें मुदियान मैंने कौन वो थे और देखे तमाम हैं। चीजें। जी बिल्कुल बात यह है कि ये जो 10 सवाल है ना, ये प्रोबेबली फैक्ट फाइंडिंग टीम को खुद से इनके जवाब लेके आ जाने चाहिए थे। ये मुराद सईद को नहीं देने चाहिए थे। ये पहले दिन से ये सवालात हम सब ये उठा रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत के पीछे ये जो हैं सवालात, इनके जवाबात सबसे पहले आने चाहिए। और यही बेसिस था जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जो खत लिखा आर्मी चीफ को भी और सॉरी चीफ जस्टिस को और सदर को, और उनको यही सवालात थे कि जी इन पे हमें जवाबात चाहिए। और मैं समझता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, टीम को जो है वो इन सवालों के जवाब अपने पास रख के इनको बुलाएं और इनको कहें। और मैं समझता हूं कि मुराद सईद को चले जाना चाहिए था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि एक उनको मुराद सईद, क्योंकि वो बहुत बड़े, मतलब इस वक्त इस केस के पीछे हम जैसे हम सब एक्सटेंडेड फैमिली हैं, वो भी बहुत जोर लगा रहे हैं, तो वो चले जाते ताकि फील तो लेके आते ना वहां से। अब फैसल वाडा साहब गए हैं, लेकिन फैसल वाडा साहब, अब मुझे नहीं मालूम कि हम मतलब वो तो कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम कर रही है फैक्ट फाइंडिंग टीम और लाइन पे चल रही है। तो अगर मुराद सईद भी चले जाते तो हमें थोड़ा सा दूसरा नैरेटिव भी मिल जाता।